सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आप फिर एक बार देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो, और ये है मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा एक बहुत ही करिश्माई कार्य किया गया था, और वो करिश्माई कार्य किया गया था 1993 में। 1993 से पहले हमारे साथियों को मालूम ये होगा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और उसके पश्चात देश में जो हालात बने, राजनीतिक हालात बने, उन हालातों के बारे में हमारे बहुत सारे साथी वैसे तो जानते हैं, लेकिन हम आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में वो है कि जिस उद्देश्य से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो उसके द्वारा जो कुछ इस तरह की ताकतें थीं, भाजपा और आरएसएस की जो ताकतें थीं, उन ताकतों का ये मानना था कि आने वाले समय में हम सत्ता को हथियाने का काम करेंगे, और सत्ता भाजपा न केवल यूपी में बल्कि पूरे भारत में इस राम आंदोलन की लहर पर केंद्र पे भी हमारा सत्ता का सपना पूरा हो सकेगा। तो इस सपने को चकनाचूर करने का काम उस समय, इस सपने को ध्वस्त करने का काम अगर किसी शख्स ने किया था तो उनका नाम है मान्यवर कांशीराम साहब। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब का जैसे कि सब लोग हम इसके बारे में सुन चुके होंगे कि सपा और बसपा का गठबंधन होने के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसा दाव चला, और जिस दाव को अगर ये कहा जाए, जैसे कि आपने हमारी टैगलाइन देखी होगी कि इसको कहते हैं घोड़ा पछाड़ दाव, यानी बिल्कुल किसी को एहसास तक न हो कि ऐसा भी संभव है, और सामने वाले को ये लगे कि भाई हमें कोई नहीं हरा सकता, और फिर एकाएक जो है इतना बड़ा दाव कोई चल दे कि वो सामने वाला परास्त हो जाए, चारों खाने चित्त हो जाए, तो इसको घोड़ा पछाड़ दाव कहा जाता है। तो ऐसा ही दाव मान्यवर कांशीराम साहब ने 1993 में चलने का काम किया था, और जब मान्यवर कांशीराम साहब ने भाजपा को धूल चटा दी, भाजपा को धराशायी कर दिया, तो एक तरह से इसको बहुत बड़ा चमत्कार मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा माना गया। मान्यवर कांशीराम साहब को एक करिश्माई नेतृत्व कहा गया कि जिससे इससे पहले मीडिया उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। मीडिया का ये मानना था कि भाई कांशीराम को इतनी बड़ी ताकत नहीं है, छोटी मोटी पार्टी है, लेकिन जैसे ही उन्हें ये लगा कि भाई इन्होंने तो भाजपा को सत्ता से ही बेदखल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम अगर किसी ने किया है वो मान्यवर कांशीराम साहब हैं, तो ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश इस बात का चला गया कि ये कांशीराम हैं कौन। तो इसके लिए मीडिया ने पूरी छानना, पूरा इसके बारे में जानना शुरू कर दिया। तो इसी के लिए बहुत सारी मैगजीनों में बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी छपी थी, लेकिन एक जो हम आज स्टोरी का जिक्र करने जा रहे हैं आपके पास, आपके सामने, तो ये स्टोरी छपी थी उस समय की बहुत ही मशहूर मैगजीन हुआ करती थी जिसका नाम था माया। तो ये माया मैगजीन का जो कवर स्टोरी है, इसका फ़ोटो देख रही हैं, बहुत शानदार फ़ोटो इन्होंने दिया था, फ्रंट पेज पे कवर स्टोरी छापी थी, और इन्होंने नाम देने का काम किया था दलित क्रांति की दस्तक और कांशीराम का करिश्मा। ये देखिए जो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लिखा है दलित क्रांति की दस्तक, तो ये मान्यवर कांशीराम साहब का एक इतना बड़ा करिश्मा पूरे देश ने देखा था
तो मीडिया के द्वारा बहुत शानदार स्टोरी, बड़ी बड़ी स्टोरी पत्रिकाओं में छापी गई थी। और ये क्योंकि हिंदी बेल्ट की मशहूर पत्रिका रही है, माया उस ज़माने की, 1993 31 दिसंबर 1993 का ये अंक है। तो इसमें 12 पेज में मान्यवर कांशीराम साहब की स्टोरी छपी है, 12 पेज में, जिसमें उनका इंटरव्यू भी है और उनके बारे में बहुत सारी बातें जो लिखी हैं उनको आज के दौर में मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे साथी हमारे जो कुछ सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया पर कई बार यहाँ तक कहा जाता है, जिसको आपने देखा होगा कि कोई भाजपा के द्वारा प्लांट किया गया था मान्यवर कांशीराम साहब को। इतनी घटिया बातें भी आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे जिम्मेदार लोग तक इस बात को, जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ऐसी बातें करने का काम करते हैं। लेकिन ये बात, ये जो चैप्टर है, ये जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका मकसद है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से धूल चटाने का काम किया था। तो इसमें जैसे एक जो बॉक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट इस पत्रिका के द्वारा जो छापा गया है, पत्रिका में जो, उसको बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ आपको। तो जो बातें लिखी गई हैं, ये जो दलित क्रांति की दस्तक, इसका जो हेडिंग है, तो ये क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था। तो उसके बारे में आप खुद ही समझ जाएंगे जो इस पत्रिका ने लिखा है कि केसरिया पलटन के लिए अधिक घातक क्या रहा। केसरिया पलटन के लिए, केसरिया पलटन यानी भाजपा और आरएसएस, बाबरी मस्जिद का तोड़ना या फिर ऐसा करने के लिए दिसंबर के 6ठे दिन का चयन, 6 दिसंबर का दिन चुना गया था। तो 6 दिसंबर जैसे हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस होता है, 6 दिसंबर के दिन हमारा जो दलित समाज है बहुत एक शोक दिवस मनाता है। और उसी दिन 6 दिसंबर के दिन ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। तो पिछले नवंबर से 6 विधानसभाओं के गठन व के लिए जो चुनाव हुए हैं, उनके नतीजों से साफ है कि तारीख का चयन ही गलत था। ज्ञातव्य है कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये इस किताब में जो लिखा है वो ज़रूरी है पढ़ना, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। चूँकि अंबेडकर दलितों के मसीहा थे, मसीहा हैं, इसलिए वे उक्त तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। जाहिर है 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या विध्वंस पर उनको भी दुख हुआ। इस संदर्भ में एस गोपीनाथ अपनी चर्चित पुस्तक, एक किताब लिखी गई थी मिस्टर एस गोपीनाथ ने, द डिवीज़न ऑफ इंडिया, तो उसमें भी ये लिखा गया है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तोड़ने के षड्यंत्र से स्पष्ट है कि संघ परिवार मुस्लिमों के साथ दलितों को भी यह संदेश देना चाहता था कि उनकी हैसियत दोयम दर्जे के नागरिक की है। ये एक किताब जो लिखी है एस गोपीनाथ ने, द डिवीज़न ऑफ इंडिया, उसमें ये बात लिखी है कि मुस्लिम्स को यहाँ के जो सरकार है वो सेकंड रेट सिटीजन समझती है, तो उसी तरीके से दलितों को भी सेकंड रेट सिटीजन समझने का काम होता है, किया गया है। तो यह संदेश जो जानबूझकर जिस दिन रंगरलिया मनाना ये लोग चाहते थे, जिस दिन दलित लोग शोक मनाते हैं। बहरहाल संघ परिवार के इस संदेश का नतीजा यह हुआ कि मुस्लिमों के साथ दलितों का मकसद भी चुनाव में भाजपा को हराने का रह गया। वे काफ़ी हद तक अपने इरादे में कामयाब रहे। यह बात हाल के चुनाव नतीजों से जाहिर भी है। इससे केसरिया पलटन को समझने, ये बात समझ में आते देर न लगी कि वह 13.82 करोड़ दलितों को नाराज करके अपनी केंद्र पर कब्जा मुहिम में कामयाब नहीं हो सकती। संभवतः इसी कारण
भगवाधारियों ने अपनी पलटी मारी और जिस अंबेडकर को की आलोचना करने से वे थकते नहीं थे, यानी बाबा साहब की आलोचना करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत उल्टा पड़ गया, तो इसमें लिखा है कि उनको जो आलोचना करते थकते नहीं थे, एक झटके में हिंदू धर्म का युग पुरुष घोषित कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। कितना जल्दी बदलते हैं। ऐसा गत 6 दिसंबर 1993 को देवरा बाबा की छावनी अयोध्या में संघ परिवार द्वारा आयोजित तथाकथित चेतना दिवस से स्पष्ट था। इस समारोह में पुरुष तो देखिए भाजपा कितना ज़्यादा चेंज करती है अपने आप को। इस समारोह में जैसे आज चेंज कर रही है वैसे उस समय भी थी, मानवर काशीराम साहब के ज़माने में। पुरुषोत्तम राम की तस्वीर के साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर भी लगाई गई थी तथा अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, विनय कटियार, बाबा परमहंस, रामचंद्र दास, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत अवैधनाथ, साध्वी ऋतंबरा आदि ने राम के साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर पर भी माल्यार्पण किया। तो ये जो है मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, और भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार से है ये। मैं इसके फ़ोटोज़ उसमें शेयर करूँगा वीडियो में, उसमें से आप कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ये ज़रूरी जो बातें हमने आपके सामने ये रखने की ज़रूरत इसलिए समझी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था, तो उसका जो नतीजा भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी उसको पलट के रख दिया मानवर काशीराम साहब ने। और ऐसा पलटा के मतलब उनको बाबा साहब के नाम की माला जपनी पड़ी। तो ये मानवर काशीराम साहब जो स्थापित हो रहे थे उस दौर में, तो और भी बहुत सारी मैगजीन मानवर काशीराम साहब के बारे में छाप रही थी। तो ये वो दौर था 1993 का कि जब मानवर काशीराम साहब के बारे में तरह तरह की स्टोरीज छप रही थी। तो इसी में जो स्टोरी के बारे में मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि मानवर काशीराम साहब के बारे में जो और हमारे जो और बहुत से साथी हैं उनको भी ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मानवर साहब के बारे में उस समय का जो मीडिया था वो और क्या क्या बातें लिखता था। तो ये जैसे उन्होंने एक बहुत ही शानदार टाइटल दिया है इस माया मैगजीन ने, जैसे ये है ना कि शोध सहायक से दलित मसीहाई तक, ये जो है, तो इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो कुछ बातें मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवंबर 1993 में हुए चुनावों से पूर्व दलितों की स्थिति बड़े राजनीतिक दलों के लिए मात्र सत्ता शतरंज के उस बेजान मोहरों की तरह थी। बेजान मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता था इनको, दलितों को, जिन्हें वे अपनी सुविधानुसार बिसात के मनचाहे खानों में चलकर चुनाव पर चुनाव अपनी बाजी जीता करते थे। यानी उनको केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता था, दलितों को केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता था अब से पहले जब ये बात लिखी जा रही है, और उन्हें बड़ी आसानी से बिसात से बाहर कर दिया करते थे। लेकिन पिछले चुनावों में दलितों ने यह साबित कर दिया कि पिछड़े होने के बावजूद अब उन्हें महज अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह उन्होंने केवल एक व्यक्ति के पीछे एकजुट होकर किया। यह उन्होंने केवल एक व्यक्ति के पीछे एकजुट होकर किया, बल्कि तमाम लोभ लालचों से बचते हुए लंबे अरसे से वो उन्हीं के साथ चल रहे हैं। और वो व्यक्ति है सभी राजनीतिक रंगों से अप्रभावित किंतु पिछड़ी दलितों की राजनीति का निराला राजनीतिक, और उनका नाम है कांशीराम, जिसने दलितों को एकजुट करके स्वयं को एक सत्ता केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया है। और
एकदम राजनीतिक विशेषज्ञों को एकदम चकित और विस्मृत कर दिया गया है। पूरे ताज्जुब हो गया कि ये चमत्कार हुआ कैसे, सारे राजनीति फेल हो गई दूसरे लोगों की। क्योंकि मुलायम सिंह यदि दोबारा इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके हैं तो यह केवल कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी की सहायता से ही संभव हो सका है। माननीय कांशीराम साहब का ये था करिश्मा। आगे जो लिखा है, 60 वर्षीय कांशीराम पंजाब के रोपड़ जिले के जन्मे रमदसिया सिख हैं, जिन्होंने विज्ञान में स्नातक की उपाधि लेने के बाद अपना व्यावहारिक जीवन पुणे की एक एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में शोध सहायक के रूप में शुरू किया था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा की चर्चा करते हुए बताते हैं कि इस प्रयोगशाला में उन दिनों महाराष्ट्र, बंगाल व दक्षिण भारत के ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था। सभी छोटे कामों के लिए, यानी जब उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, माननीय कांशीराम साहब को ऐसा कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आज इन बातों की चर्चा इसलिए भी होनी जरूरी है कि आने वाले कुछ समय पश्चात 9 अक्टूबर 2025 को माननीय कांशीराम साहब के नाम बहुत बड़ी रैली होने जा रही है इस स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, जिसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्य अतिथि होंगी। तो माननीय कांशीराम साहब का जो व्यक्तित्व है वो कैसा था, किस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और संघर्ष में किस तरीके से कूदे, तो इस पर चर्चा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उच्च पदों पर कार्यरत ब्राह्मण अधिकारी ज़्यादातर ब्राह्मण नेता बाल गंगाधर तिलक को ही अपना आदर्श मानते थे और छुट्टियों के मामले में भी जात भेद का ही बोलबाला था। इस प्रयोगशाला में जहाँ पर वो नौकरी करते थे तो बुद्ध जयंती और अंबेडकर जयंती की छुट्टी होती थी, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने क्या किया कि दोनों ही छुट्टियों को निरस्त कर दिया और ये छुट्टियाँ काटकर उनके स्थान पर एक दिन दीपावली अवकाश तथा एक दिन तिलक जयंती का अवकाश घोषित कर दिया। ये वजह बनी। राजस्थान के एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी ने जब अधिकारियों के इस निर्णय का विरोध किया तो वो उसे निलंबित कर दिया गया। कांशीराम इस मामले को न्यायालय तक ले गए और जीत गए, लेकिन इस घटना ने उन्हें हिला के रख दिया था। ये इतनी बड़ी घटना थी कि डॉक्टर अंबेडकर की छुट्टी कैंसिल करना और बुद्ध जयंती की कैंसिल करना, जिसके लिए उस समय के जो दीना बाना नाम के एक कर्मचारी थे, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसमें कांशीराम साहब पूरी तरह शामिल रहे और कांशीराम साहब ने उस लड़ाई को जीता। लेकिन ये सारा जो दौर चल रहा था उसमें कांशीराम साहब ने बहुत बड़े बड़े निर्णय, बहुत बड़े बड़े अनुभव उन्होंने हासिल कर लिए। तो ये जो पत्रिका में भी लिखा हुआ है, इसलिए इसको जानना ये क्योंकि प्रामाणिक है, क्योंकि हम जो भी बात करना चाहते हैं, मैं अपने साथियों से यही गुजारिश करूंगा जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, कि ये जो बात हम अपनी ओर से बोलते हैं तो वो किसी प्रमाण के आधार पर ही बोलने का काम करते हैं। और ये क्योंकि मैगज़ीन बहुत ही प्रतिष्ठित मैगज़ीन रही है उस ज़माने की, इसलिए इसकी बातों पे कुछ और ज़रूरी कहना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि 1964 में नौकरी से इस्तीफा देकर पूरी शक्ति में जाति पात के विरुद्ध काम करने लगे और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। इसी बीच एक बात और लिखी है जो हमारे साथियों को जानना जरूरी है कि इसी बीच वे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संपर्क में आए और 8 वर्षों तक उसके सक्रिय सदस्य रहे। ऐसे ही अचानक उन्होंने संगठन नहीं बना लिया। पहले जो माननीय कांशीराम साहब ने अनुभव इतना बड़ा हासिल किया कि राजनीतिक पार्टी कैसे काम करती है, उसकी सफलता या असफलता के कारण कौन से होते हैं, इसके बारे में 8 साल तक माननीय कांशीराम साहब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। तब उन्होंने देखा कि भाई क्या हम क्या आगे करना, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकत है। पहले उन्होंने पूरा विश्लेषण किया, अनुभव किया। अचानक ही पार्टी नहीं बना ली बहुजन समाज पार्टी।
आगे और ये जो बातें लिखी हैं कि वंचित जातियों के संगठन के में लग गए, इस कार्य से वो इतने उत्तेजित, इस कार्य में वो इतने दत्तचित्त हो गए कि उन्हें अपने परिवार की भी सुध नहीं रही और वे अविवाहित ही रह गए। दलितों का संगठन का कार्य उन्होंने कर्मचारी वर्ग से ही शुरू किया। बामसेफ यानी द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नाम से एक संगठन बनाया। बाद में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 बनाई और राजनीतिक मंच के रूप में 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। और 1965 में जब कांशीराम ने राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया तो पहला काम उन्होंने अपनी माता को, इसमें जो लिखा हुआ वही पढ़ रहा हूँ, अपनी माता को 24 पेज की एक लंबा पत्र लिखने का काम किया। इस पत्र में उन्होंने बहुत ही विस्तार से माँ को ये समझाने का प्रयास किया कि पारिवारिक जीवन उनके राजनीतिक जीवन लक्ष्य के लिए एक बड़ा बाधा साबित होगा, एक बड़ी बाधा साबित होगा। इसलिए वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के से मुक्त रहकर ही अपने ध्येय की साधना करेंगे। तपस्या की मानवर साहब ने इस समाज के लिए सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने परिवार को एक बारगी छोड़ दिया और तन मन से अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति में जुट गए। 20 वर्ष बाद जब वे एक बार पुनः अपनी माँ से मिले, कितने साल बाद? 20 साल बाद जब वो अपनी माँ से मिले तो उन्होंने माँ से कहा, अब तो मैं एक दूसरा ही कांशीराम हूँ, पुराना कांशीराम नहीं हूँ, अब मैं एक दूसरा कांशीराम हूँ। उन्हें तो समूचा दलित समाज, दलित शोषित समाज अब मेरा परिवार है। जब अपनी माँ से मिले तो सीधे कह दिया कि माँ मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरा परिवार मेरा पूरा दलित शोषित समाज है। तो ये बात जो है मानवर कांशीराम साहब ने, जो आज हम जिनकी प्रेरणा से आज हमारा समाज जिसको आगे बढ़ा रहा है, हमारे जो नेता हैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी, ये मानवर कांशीराम साहब के मिशन और मूवमेंट को चलाने का काम आज कर रही हैं और वो भी पूरी त्याग और तपस्या के साथ बहन जी लगी हुई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमारे समाज के लिए जानना ज़रूरी है। एक दो बात और जो इसमें ज़रूरी है कहना कि उस समय के बारे में ये एक बात जो लिखी थी, एक ये कुछ कमेंट हैं, ये कमेंट जो है दूसरी पत्रिकाओं में आए थे। जैसे बीपी सिंह के बारे में उनका एक कमेंट है, एक इसमें लिखा है कि बीपी सिंह कांग्रेसी संस्कृति के ही अंग हैं। अब वे उत्तर प्रदेश के, जब वे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो हमारे लोगों पर उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। मुसलमानों और पिछड़ी जातियों के लिए वे सबसे अधिक विवादित रहे हैं। आज वे परिवर्तन का नाटक कर रहे हैं। बीपी सिंह को बेईमान लोगों को साथ रखने की आदत है। वीसी शुक्ला, अरुण नेहरू, यह सब भ्रष्ट लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि बीपी भाजपा से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। भाजपा कोबरा है तो बीपी ग्रीन स्नेक, छुपे रुस्तम हैं। कोबरा को ख़त्म करना आसान है, लेकिन ग्रीन स्नेक को मारना सबसे अधिक कठिन काम है। वीपी सिंह दलित और पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये लिखा है, ये मैगजीन से ही पढ़ा हुआ जो लिखा है वो ही पढ़ रहा हूँ मैं। और ये किस में छपा था? टेलीग्राफ 28 अप्रैल 87 तथा राष्ट्रीय सहारा 4 दिसंबर 1993, ये उसमें छपा था। इस तरह की बातें उसमें लिखी हैं और भी बहुत सारे कमेंट हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथी, जो मैं इसके पेज को दे रहा हूँ आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा, तो इसको पढ़ने का कष्ट करें और मानवर कांशीराम साहब को जैसे हैं वैसे जानने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया है मानवर कांशीराम साहब के बारे में, तो कुछ चीज़ों पे जो है ज़रूरी है हमारे साथियों को अपनी जो राय बना लेते हैं, भाजपा से लेकर के और बहुत सी बातों के लेकर के, आरएसएस से लेकर के, तो उस राय को न बना करके जो तथ्य है, तथ्य के आधार पर किसी भी नेता का आकलन होना चाहिए। तो मैं ये बात रखने के लिए ये वीडियो बनाया था
और मैं फिर एक बार ये निवेदन करता हूँ कि आने वाली 9 अक्टूबर को, अभी कुछ दिनों के बाद ही लखनऊ में जो बहुत ही विशाल रैली आयोजित की जा रही है माननीय कांशीराम साहब के 19वें महापरिनिर्वाण दिवस पर, यानी 9 अक्टूबर 2025 को, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए, जो हमारे मसीहा थे माननीय कांशीराम साहब, जिन्होंने इस देश में एक दलित क्रांति का आगाज़ किया था। वो दलित क्रांति कितनी बड़ी थी, ये आज हमारा समाज भली बात ही इसको जानने की ज़रूरत है। कुछ जान गए हैं, कुछ को जानने की ज़रूरत है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं वीडियो में यहीं पर इसको समाप्त करता हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर यदि हमारा YouTube चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रामाणिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये जो आंदोलन है, ये माननीय कांशीराम साहब का जो आंदोलन है, ये और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।